चलिए पढ़ते हैं मास्टर डायरेक्शंस। इसका पूरा नाम क्या है? आरबीआई पीएसएल टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन डायरेक्शंस 2025। कब इशू किए गए थे? तो मार्च 24 2025 में इशू किए गए थे। पहले कब इशू किए थे? इससे पहले तो 4 सितंबर 2020 को, मतलब अभी नियर अबाउट 5 साल हो रहे कि इसको रिवाइज किया गया है। ठीक है, तो ये मास्टर डायरेक्शन कब से लागू हो जाएंगे? तो भाई लागू हो गए 1 अप्रैल 2025 से ही लागू हो गए। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गए। किसके ऊपर लागू हो गए? मतलब एप्लीकेबिलिटी क्या है? तो कमर्शियल बैंक के ऊपर लागू हो गए, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स। उसके साथ साथ आरआरबी के ऊपर भी ये लागू है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी लागू है। यही तो करंट अफेयर देखा भाई 75 से लेकर 60, बराबर, पिछले वीडियो में। और लोकल एरिया बैंक के ऊपर भी लागू होगा। इसके साथ साथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी लागू है। यस, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अदर देन, लेकिन कौन से नहीं? तो सैलरी अर्नर्स कोऑपरेटिव बैंक रहते, इनके ऊपर पीएसएल नॉर्म्स अप्लाई होगे नहीं। ठीक है, सैलरी अर्नर्स मतलब जो एम्प्लॉय सैलरी ड्रॉ करते हैं प्राइवेट जॉब से या फिर गवर्नमेंट वाली जॉब से, वो भी खुद का बैंक ओपन कर सकते हैं नॉर्मली। तो इन सभी के ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। पेमेंट बैंक के ऊपर एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोन ही नहीं दे सकते, इसीलिए। तो हमने देखा था प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, तो उसकी 8 कैटेगरीज होता है। मतलब अगर ये 8 कैटेगरी में अगर लोन जा रहा है तो समझ लेना आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कर रहे हो, मतलब बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कर रही। तो कौन सी 8 कैटेगरी? ये भी हमने देखा था, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी इसकी। ठीक है, कि अमी हसरो। ठीक है, यही याद रखना। ये डायरेक्टली यहाँ पे मैंने मियाँ हॉर्स भी दिखा है, लेकिन ये वाली थोड़ी सीक्वेंस वाइज है। तो अमी हसरो, ए मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर, एम एमएसएमई सेक्टर, ई एक्सपोर्ट क्रेडिट सेक्टर, ई ऑल्सो फॉर एजुकेशन सेक्टर, यहाँ पे हाउसिंग सेक्टर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जैसे हेल्थ फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स हो गए या फिर स्कूल्स हो गए, ये आएगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, और ये आएगा अदर्स वाला सेक्टर। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन की गई। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, ई फॉर एजुकेशन, एच फॉर हाउसिंग, एस फॉर सोशल इंफ्रा, आर फॉर आर ई रिन्यूएबल एनर्जी, और ओ फॉर अदर्स। इसमें ही हम वीकर सेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई कैटेगरी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। तो मैंने बोला था प्रायोरिटी सेक्टर का एक टारगेट होता है, तो ओवरऑल टारगेट कितना देखा था हमने? 40%। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 60%, जो पहले कितना था? 75%। तो उसके अभी सब टारगेट्स भी देखे जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल टारगेट्स क्या है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के? तो वो है 40%। किसके लिए एप्लीकेबल हो गई है? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, और फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 के ऊपर ब्रांचेस है, उनके ऊपर 40% टारगेट एप्लीकेबल होगा। किसका 40%? ये हमने देखा है पिछले वीडियो में। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, इसमें से जो भी हायर है उसका 40%। बराबर। अगर फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से कम ब्रांचेस है हमारे भारत देश में, तो उनके ऊपर कितना एप्लीकेबल होगा? 40% ही एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन उसमें इंटरनल कैटेगराइजेशन नहीं है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, बस कि 32% तक वो एक्सपोर्ट क्रेडिट में होना चाहिए। ठीक है, हमने देखा था ना कैटेगरी भाई, अमी हसरो। ठीक है, तो ये जो ई था वो एक्सपोर्ट क्रेडिट था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 32% तक की लैंडिंग होनी चाहिए। मतलब इसका कोर पर्पस बेसिकली एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए। अगर आरआरबी है तो इनको कितना टारगेट है? 75% का टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक को कितना था? पहले 75% था, अभी चेंज करके कितना कर दिया? तो 60%। ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स मेरे पुराने हैं इसलिए यहाँ पे 75 आ गया। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है 60%। तो ये हो गए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर या फिर ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स। तो ये 40%, ये भी 40%, ये 75%, और ये आएगा 60% के आसपास। ठीक है, अभी इंटरनल पढ़ लेते हैं कि ये 40% में से 18% एग्रीकल्चर में जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इंटरनल टारगेट या फिर सब टारगेट। इस 18% में से भी 40% मतलब 14% ये किस में जाना चाहिए? तो नॉन कॉर्पोरेट फार्म में जाना चाहिए। ठीक है, कॉर्पोरेट फार्मिंग में नहीं है, नॉन कॉर्पोरेट फार्मिंग में 14% जाना चाहिए, और ये भी 14% में से 10% के आसपास स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स में जाना चाहिए। ठीक है, मतलब देखिए ओवरऑल टारगेट था 40%, यहाँ पे आएगा 18% एग्रीकल्चर के लिए, यहाँ से भी 14% आएगा नॉन कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए, और यहाँ से भी 10% आएगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होता है ये हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली
जिनकी जमीन 1 हेक्टेयर से कम है वो आएंगे मार्जिनल फार्मर्स, और जिनकी जमीन 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में है उनको बोलेंगे स्मॉल फार्मर्स। ठीक है। फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है उसके लिए एप्लीकेबल है क्या इंटरनली एग्रीकल्चर के लिए? नहीं भाई, अरे इनके ब्रांचेस ही 20 से कम है तो ये कहाँ पे रूरल ब्रांचेस ओपन करेंगे? इनकी मैक्सिमम ब्रांचेस तो मेट्रो सिटीज में ही ओपन रहेगी, तो वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। आरआरबी के लिए है यस सेम 18%, 14%, 10%, मतलब ये टोटल 18% एग्रीकल्चर में जाना चाहिए, उसमें से 14% नॉन कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए, और उसमें से 10% कहाँ पे? तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी सेम है। ठीक है, 18, 14, 10, 18, 14, 10, तो एग्रीकल्चर के लिए याद रखना है 18, 14, 10। माइक्रो एंटरप्राइजेस के इस 40% का 755% ये माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए लोन में घूमना चाहिए। ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस मतलब आपको पता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेल्स, टर्नओवर और उसके इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से इनका डेफिनेशन है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। तो 7.5% यहाँ पे टारगेट, इनका टारगेट है ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे भी 7.5% और यहाँ पे भी 7.5% है। ठीक है, तो माइक्रो एंटरप्राइज भी सेम ही है। ठीक है, 7.5, 7.5 और 7.5। अभी हमने देखा था कैटेगरी अमी हसरो, वो मतलब अदर्स, अदर्स मतलब थोड़ा वीकर सेक्शन, तो इसमें कितना पैसा जाना चाहिए? इस 40% का 12% जाना चाहिए यहाँ पे तो अप्लीकेबल है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए आरआरबी के लिए थोड़ा ज्यादा है, 15% वीकर सेक्शन में जाना चाहिए, और यहाँ पे सेम है 12% वीकर सेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 12%। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल क्लासिफिकेशन। फिर से एक बार देख लेते हैं, टोटल कितना है? 40%, 40%, 75% और ये 60%। यहाँ पे एग्रीकल्चर में 18%, 14%, 10%, 18%, 14%, 10%, 18%, 14%, 10%, मतलब ये सेम आए। माइक्रो एंटरप्राइजेस में 7.5%, 7.5% और 7.5%, ये भी सेम है। वीकर सेक्शन में यहाँ पे देखिए 12%, यहाँ पे भी 12% स्मॉल फाइनेंस बैंक में, लेकिन आरआरबी के लिए थोड़ा ज्यादा है 15%। ठीक है, तो ये इंटरनल कैटेगराइजेशन आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इसके ऊपर। तो हमने ऊपर पढ़ लिया कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स मतलब 20 के ऊपर ब्रांचेस, 20 के नीचे ब्रांचेस, उसके साथ साथ आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी हम पढ़ेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का कैटेगराइजेशन। तो इनके ऊपर भी ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट कितना है? 60%, मतलब उनके लोन पोर्टफोलियो का 60% पीएसएल में जाना चाहिए। उसमें 7.5% माइक्रो एंटरप्राइज को जाएगा और उसमें 12% वीकर सेक्शन को जाएगा। ठीक है, ये देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, तो नॉर्मली अर्बन एरिया में खेती होती नहीं है ऐसा अज्यूम कर ले, तो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे इतना इंटरनल टारगेट है नहीं। ठीक है, तो याद रखिए इनका काम है माइक्रो एंटरप्राइजेस और वीकर सेक्शंस को लेंडिंग देना। अभी थोड़ा रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में देख ले। देखिए मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि ये महाराष्ट्र स्टेट समझिए, ये स्टेट में नियर अबाउट 36 जिले हैं। ठीक है, 36 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर। तो आपको पता है यहाँ पे मुंबई या फिर उसके नियर बाय एरिया में ज्यादा लैंडिंग होती होगी, बराबर है, या फिर जैसे एमएसएमई वाली लैंडिंग ये एरिया में ज्यादा होती होगी। फॉर एग्जांपल विदर्भ वाला एरिया होगा तो यहाँ पे फार्मिंग के लिए ज्यादा लैंडिंग होती होगी, मतलब हर जिले में इक्वल लैंडिंग होगी ये कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे एक रीजनल डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए भी आरबीआई ने कुछ डायरेक्शंस देखे थे, लॉन्च किए थे। तो रीजनल डिस्पैरिटी क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। समझ लीजिए महाराष्ट्र स्टेट है, यहाँ पे नियर अबाउट 36 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, अभी यार ये तो ऑब्वियस है कि 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में इक्वल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती होगी, इसकी गारंटी नहीं है, बराबर है। मतलब कुछ जिले ऐसे होंगे जहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अच्छी होती है और कुछ जिले होंगे जहाँ पे पीएसएल के अंतर्गत लैंडिंग नहीं होती है, बराबर। लेकिन ये तो भाई कोई नहीं गिन रहा ना कि कितने जिले में कितनी लैंडिंग हो रही है, कितना टारगेट मीट हो रहा है, वो तो ओवरऑल टारगेट या फिर उसके सब टारगेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि एग्रीकल्चर का इंटरनल टारगेट 20 जिलों में कंप्लीट हो रहा है, बाकी तो 16 जिले रह गए ना। या फिर एमएसएमई वाले फॉर एग्जांपल 30 जिले में टारगेट कंप्लीट रहेगा तो 6 जिले तो रह गए हैं। ठीक है, तो ये वाले जिलों में तो भाई डिस्पैरिटी हो जाएगी ना, ये तो भाई सेक्लूडेड हो जाएंगे। तो यही डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए कुछ प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट में एट डिस्ट्रिक्ट लेवल कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, और ये चेंजेस किसके रिगार्डिंग किए, किसके बेसिस के ऊपर? तो पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इंसेंटिव फ्रेमवर्क लॉन्च किया और डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क लॉन्च किया। मतलब क्या है कि जिस जिले में ऑलरेडी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, अगर बैंक उसी जिले में फिर से लोन देती है तो वे उसको डिसइंसेंटिवाइज करेंगे, और जिस जिले में कभी पीएसएल लैंडिंग होती ही नहीं है, ठीक है, या फिर जो नॉर्मली ध्यान दिया जाता नहीं है जिले के ऊपर, लेकिन वहां पे लैंडिंग हो रही है तो उसको इंसेंटिवाइज करेंगे।
ठीक है। जैसे महाराष्ट्र का फॉर एग्जांपल धाराशिव वाला जिला पकड़े जो पहले उस्मानाबाद हुआ करता, या फिर मराठवाड़ा के कुछ रीजन हो गए, या फिर विदर्भ से भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, ये जो नक्सलाइट वाले जिले हैं, ठीक है। अगर वहां पे लैंडिंग करेगा तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो इंसेंटिव किस में मिलेगा आपको, वो पीएसएल का वेटेज में मिलेगा। नॉर्मली पीएसएल का वेटेज हम 100 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उसको वो 1.25 टाइम्स करेंगे अगर इंसेंटिव रहा तो, अगर डिसइंसेंटिव रहा तो उसको 0.9 टाइम्स, ठीक है। मतलब 90% वेटेज देगा। तो यही है इंसेंटिव फ्रेमवर्क और डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से जिले में कितना क्रेडिट फ्लो हो रहा है और कौन से जिले में कितना क्रेडिट फ्लो मैक्सिमम हो रहा है? तो इसका थ्रेशोल्ड है, जिस जिले में पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो लेस देन 9000 है, मतलब हर आदमी को नियर अबाउट 9000 से नीचे का लोन मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे भाई लो प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट। और जहां पे 42,000 पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो हो रहा है या फिर उसके ऊपर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे हाई क्रेडिट फ्लो डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये जिले में जहां पे पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो 42,000 के ऊपर है, अगर वहां से फिर से पीएसएल के अंतर्गत लैंडिंग होती है तो हम उनको डिसइंसेंटिवाइज करेंगे। और 9,000 जिसका पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो है, उस जिले में अगर पीएसएल के अंतर्गत लैंडिंग हो रही है ना, कोई बैंक कर रहा है ना, तो हम उसको इंसेंटिवाइज करेंगे। मतलब उसका जो पीएसएल का वेटेज होगा वो 125% होगा, उसको 125% मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे 90% मार्क्स मिलेगा। मतलब इंसेंटिव के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही पढ़ लेते हैं। टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटी इन द फ्लो ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, सो इट इज डिसाइडेड टू रैंक डिस्ट्रिक्ट ऑन अ बेसिस ऑफ पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो। तो उसके लिए हम इंसेंटिव फ्रेमवर्क है और डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क है। इंसेंटिव फ्रेमवर्क फॉर डिस्ट्रिक्ट विद कंपैरेटिव लोअर फ्लो ऑफ क्रेडिट, और डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क किसके लिए, फॉर डिस्ट्रिक्ट विद कंपैरेटिव हायर फ्लो ऑफ क्रेडिट। मतलब ऑलरेडी पैसा तो जा रहा है तो फिर डिसइंसेंटिवाइज करो। ये कब से इफेक्ट में आएगा, 24-25 से आ गया बेसिकली। तो हायर वेटेज दिया गया कितना, 125%। किसको, तो डिस्ट्रिक्ट वेयर क्रेडिट फ्लो इज कंपैरेटिवली लो। कितना लो, लेस देन 9,000 पर कैपिटा पीएसएल है तो उसको कितना है वेट कसम करके हायर वेट 125%। और ऐसे जिले जहां पे क्रेडिट फ्लो इज हायर, मतलब पर कैपिटा पीएसएल फ्लो इज मोर देन 42K, तो वहां पे लोअर वेटेज असाइन करेंगे 90%। मतलब समझ लीजिए कि भाई इन्होंने टारगेट कंप्लीट करेगा लेकिन उनको मार्क मिलेगा फॉर एग्जांपल 90 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 36% ही टारगेट कवर हो जाएगा बेसिकली आउट ऑफ 40। और यहाँ पे समझ लीजिए कि इन्होंने अगर फॉर एग्जांपल 30% टारगेट अचीव कर लिया लेकिन कम जिलों में लोन दिया उन्होंने, कम जिलों में नहीं, जहाँ पे कम फ्लो है उस जिलों में लोन दिया, तो उनको 1.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर 125 से। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, ये बेसिकली 5/4 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30% के अलावा उसको मार्क मिलेगा नियर अबाउट 32 के आसपास मार्क मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, बस इनको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, इनको कम मार्क्स मिलेंगे। तो यही है हमारा इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क। तो हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं कि इंटरनल जो हमने सब टारगेट्स देखे हैं एग्रीकल्चर का, या फिर जो 8 कैटेगरीज देखे थे ना अमी हसरो वाले, ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत 8 कैटेगरीज है, बराबर। हमने कैसे याद रखा था, अमी हसरो। तो इसमें से ये वाली कैटेगरी एग्रीकल्चर वाली कैटेगरी और उसके बाद एमएसएमई वाली कैटेगरी, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, फॉर ए पर्पस ऑफ रिवीजन। तो एग्रीकल्चर में क्या आता है भाई, 3 चीजें आती है। पहले फार्म क्रेडिट, ठीक है, मतलब फार्मिंग करने के लिए पैसा। दूसरा आएगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा, ये भी पीएसएल में ऐड हो जाएगा। और तीसरा आ जाएगा एंसिलरी सर्विसेज में, मतलब अलाइड सर्विसेज में, इसके लिए भी लोन देना वो पीएसएल में गिना जाएगा, ठीक है। तो फार्म क्रेडिट मतलब सिर्फ खेती करने के लिए नहीं, बाकी चीजें भी है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और एंसिलरी सर्विसेज भी है। तो थोड़ा देख लेते हैं। अभी एग्रीकल्चर कौन करता है, तो ऑब्वियसली फार्मर करता है, लेकिन कंपनी भी करती है। तो हमारे पास फार्म क्रेडिट रहेगा और यहाँ पे कॉर्पोरेट वाला क्रेडिट यहाँ पे रहेगा और नॉन कॉर्पोरेट वाला यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा नॉन कॉर्पोरेट वाला देते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है पीएसएल के अंतर्गत। तो इंडिविजुअल फार्मर्स को लोन दे सकते हो आप, यस दे सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को लोन दे सकते हो बैंक वाले, यस। प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होगी, उसका खुद का मतलब वो खुद मालिक होगा तो दे सकते हैं। क्रॉप लोन के लिए दे सकते हैं, ठीक है।
जैसे आरआरबी में नॉर्मली क्रॉप लोन के लिए दिया जाता है। उसके बाद फॉर परचेस ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, जैसे मुझे ट्रैक्टर खरीदना है या फिर कुछ मशीनरीज खरीदनी है, बराबर है, वखर नांगर वाली चीजें खरीदनी है, तो उसके लिए भी मुझे लोन मिलेगा और वो पीएसएल में गिना जाएगा, पीएसएल के टारगेट में आ जाएगा। उसके बाद प्री हार्वेस्ट या फिर पोस्ट हार्वेस्ट के लिए मुझे अगर लोन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। प्री हार्वेस्ट मतलब अनाज उगने के पहले वाला, और अनाज उगने के बाद जो चीजें होती है उसको बोलेंगे पोस्ट हार्वेस्ट। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो वर्किंग कैपिटल लिमिट मिलती है वो भी पीएसएल के अंतर्गत आएगी। डिस्ट्रेस फार्मर्स इनडेटेड टू नील, ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रेस फार्मर्स है जो मनी लेंडर से पैसा लेता है, ये उसको अगर लोन दिया जाएगा तो वो भी किसमें आएगा, पीएसएल के अंतर्गत आएगा। फॉर एग्जांपल समझिए कि डिस्ट्रेस फार्मर्स ने मनी लेंडर से लोन लिया है, साहूकार से, तो बैंक क्या करेगी, साहूकार को पूरा पैसा दे देगी, रीपे करेगी, उसका जो डेट है वो नील कर देगी। तो जितना पैसा दिया वो पैसा भी किसमें आएगा, पीएसएल में गिना जाएगा। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी पैसा दिया जाता है, वो भी पीएसएल में आएगा फॉर परचेस ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, अगर उसको खेती करनी है, उसके लिए पास लैंड नहीं है, अगर लैंड खरीदना है तो उसके लिए भी लोन दिया जाएगा और वो लोन पीएसएल के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद लोन अगेंस्ट प्लेज एंड हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, इंक्लूडिंग वेयर हाउस रिसिट। अगर फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे धान की खेती होती है, धान हो गया, हार्वेस्ट हो गया, मैंने एक वेयर हाउस में वो जमा कर लिया, मुझे क्या मिलेगा, वेयर हाउस रिसिट मिलेगा, तो उसके ऊपर भी मैं लोन ले सकता हूँ। मैं बैंक को दिखा देखिए भाई इतने रुपए का माल मेरा गोडाउन में पड़ा है, तो मुझे इतने इतने अमाउंट का लोन मिल सकता है क्या, तो बैंक बोले कि हाँ आ जाइए भाई, हमारा पीएसएल कोटा कंप्लीट करने में भी मदद हो जाएगी। तो कितना लोन मिल सकता है, ठीक है, अप टू 90 लाख का लोन मिल सकता है अगर आपके पास नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिट या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगी, तो उसके ऊपर मैक्सिमम 90 लाख तक का लोन मिल सकता है। और ये लोन कितने टाइम के लिए, तो नॉट मोर देन 12 मंथ्स, मतलब 1 साल के लिए ही आपको लोन मिलेगा, क्योंकि भाई वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की गारंटी है नहीं ना, वो खराब हो सकता है या फिर कोई इसका डिवैल्यूएशन हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पास नेगोशिएबल वेयर हाउस वाली रिसिट होती नहीं या फिर अदर रिसिट होती है, ठीक है, इसके बावजूद वाली, तो आपको 60 लाख तक का लोन मिल सकता है, ये भी पीएसएल के अंतर्गत गिना जाएगा। उसके बाद किसके लिए लोन मिलेगा, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप, ठीक है, मेरे अगर खेती में कोई कुआं है, उसका पानी निकालने के लिए मुझे सोलर पंप लगाना है, तो उसके लिए भी मुझे लोन मिल सकता है पीएसएल के अंतर्गत। इसके साथ साथ फॉर सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप, ठीक है, सोलराइजेशन करना है फॉर एग्जांपल मुझे उसका, तो उसके लिए भी लोन मिल सकता है। इसके साथ फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट ऑन बैरन और फैलो लैंड, जैसे मेरे पास जमीन है लेकिन अभी कुछ उगता नहीं है, मेरे पापा मम्मी फॉर एग्जांपल अभी बूढ़े हो गए, उनसे जमता नहीं है, तो वो खाली है, तो खाली लैंड पड़ी है तो उसका यूटिलाइज करो, कैसे, तो पीएम कुसुम नाम की स्कीम है, ठीक है, जो सोलर प्लांट वहां पे लगवाने के लिए हेल्प करती है, तो इसके लिए अगर लोन लेना है तो वो भी पीएसएल के अंतर्गत आएगा। तो ये हमने चीज पढ़ ली फार्म क्रेडिट, लेकिन पर्टिकुलरली नॉन कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में, ठीक है, तो यहाँ तक मैक्सिमम कितने तक का लोन दे सकते हैं, अप टू 90 लाख का, और यहाँ पे अप टू 60 लाख का फार्म क्रेडिट। लेकिन अभी देखेंगे कॉर्पोरेट वाले, मतलब कंपनी वाले लोग, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हो गए या फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो गई, ठीक है, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म्स या फिर कोई कोऑपरेटिव्स हो गए, इनको अगर लोन चाहिए, क्योंकि ये भी लार्ज स्केल पे खेती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जियो मार्ट हो गया या फिर डी मार्ट हो गया, यहाँ पे इनके सब्जियां आती है, वो कहाँ से आती है, वो इन्हीं फार्मर से कॉन्टेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो ये कंपनीज होती है जो डी मार्ट या फिर जियो मार्ट को या फिर बिग बाजार या फिर आप ये देखते हो सकते हो बिग बास्केट, इनको सप्लाई करती है, ठीक है, इसलिए तो उनको सस्ते में मिलता है और वो डिलीवरी के नाम के हिसाब से हमसे बेसिकली प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ये होती है बेसिकली कॉर्पोरेट फार्मिंग। तो इनको कितना लोन मिल सकता है, अप टू 4 करोड़ मिलेगा पर बोरोविंग एंटिटी, ठीक है, तो अप टू 4 करोड़ तक का लोन ये पीएसएल के अंतर्गत गिना जाएगा। उसके साथ 4 करोड़ का लोन मिलेगा वेयर हाउसिंग रिसिप्ट में, जैसे हमने यहाँ पे देखा था सेम यहाँ पे, बस यहाँ पे वेयर हाउस में कौन माल ला रहा था अपना, तो किसान ला रहा था, यहाँ पे किसान की कंपनी लाएगी, ठीक है। तो नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिट या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिसिट, इसके अंतर्गत 4 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, और ये लोन कितने पीरियड के लिए रहेगा, तो नॉट मोर देन 12 मंथ्स, मतलब 1 साल के अंतर्गत चुकाना है। अगर एनडब्ल्यूआर की रिसिट नहीं होगी, उसके इससे अलग रिसिट होगी, तो कितना लोन मिल सकता है, अप टू 2.5 सीआर के आसपास। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इनको नियर अबाउट अप टू 10 सीआर तक का लोन मिल सकता है, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए कितना लोन मिलेगा, 4 करोड़ मिलेगा पर बोरोविंग एंटिटी। नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिट के अंतर्गत 4 करोड़ तक का लोन मिलेगा, वो रिसिट छोड़ के दूसरी रिसिट है तो 2.5 सीआर तक का लोन मिलेगा।
और यहाँ पे एफपीओ या फिर एफपीसी को, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को नियर अबाउट 10 करोड़ के आसपास लोन मिल सकता है। तो ये सभी के सभी लोग किस में गिने जाएंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, उनका टारगेट कंप्लीट होने में मदद करेगा। देखिए हमने पहले भी देखा था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दे आर नॉट परमिटेड टू लेंड टू कोऑपरेटिव ऑफ द फार्मर्स, ठीक है, वो फार्मर्स के कोऑपरेटिव को दे नहीं सकते, ये खुद ही कोऑपरेटिव बैंक है ना। अभी हमने फार्म क्रेडिट देख लिया, अभी देख लेते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ तक 100 करोड़ तक का लोन मिल सकता है पर बोरोवर, याद रखना भाई ये अमाउंट, ठीक है, अप टू 100 करोड़ तक का लोन, ये पीएसएल का टारगेट अचीव करने के लिए एक्चुअली हेल्प करता है। तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, स्टोरेज फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट करना, जैसे वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि देखिए हार्वेस्ट के बाद वो जो अनाज होता है उसको भी स्टोर करना है, अगर स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं होगी तो उसके बाद तो बारिश आती है, मानसून में अनाज सड़ जाएगा, एक तरफ हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, यहाँ पे फूड वेस्टेज हो जाएगा तो अच्छा नहीं, इसीलिए लोन ले लो, वेयर हाउस बना लो, ठीक है। तो स्टोरेज फैसिलिटी, मार्केट यार्ड्स बनाना हो तो लोन मिलेगा, गोडाउन्स बनाना या फिर साइलोज बनाने, साइलोज मतलब बड़े बड़े अनाज भंडार होते हैं, ठीक है, वो बड़े बर्तन जैसे कुछ चीजें होती है, ठीक है, जहाँ पे आप अनाज स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है, ताकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचा जाए। कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स हो गया, कोल्ड स्टोरेज चेन्स हो गया, ये भी बना सकते हो आप लोन लेके। उसके साथ सॉइल कंजर्वेशन के लिए भी लोन मिलेगा, वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए भी लोन मिलेगा। वाटरशेड मतलब क्या होता है, बेसिकली समझ लीजिए कि ये एक जमीन का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे पानी है ही नहीं, लेकिन अगर किसी इंजीनियर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पानी ढूंढ लिया, अगर यहाँ से पानी वो सोर्स करके यहाँ से स्ट्रीम बना रहा है, यहाँ से स्ट्रीम बना रहा है, ये वाले गांव में ला रहा है, ये वाले गांव में ला रहा है, तो ये आसपास का पूरा जो एरिया है ना, ये बेसिकली वाटर के अंतर्गत आएगा, तो उसके शेड में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको बोला है वाटर शेड, क्योंकि ये वाटर के शेड में आ रहा है, मतलब पहले सूखा हुआ करता था लेकिन अभी यहाँ पे पानी आने की वजह से वो सुपीक बन गया है, ठीक है। तो अगर ये डेवलपमेंट करनी है ना तो इसके लिए भी लोन मिलेगा, और ये किसके अंतर्गत, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंतर्गत भी लोन मिलेगा, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट हो, सीड प्रोडक्शन करना हो, जैसे ब्रीडर सीड्स हो गया, ठीक है, प्रोजेनेट सीड्स हो गए या फिर सर्टिफाइड सीड्स हो गए, ये इसके लिए भी लोन मिलेगा। बायो फर्टिलाइजर बनाना है, बायो पेस्टिसाइड बनाना है, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए भी लोन मिलेगा, ठीक है। याद रखिए भाई, केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए लोन नहीं मिल रहा है, मिलेगा लेकिन वो पीएसएल के अंतर्गत नहीं आएगा, ये बायो वाला है। उसके साथ साथ लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स या फिर प्रोसेसिंग यूनिट फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, जैसे नितिन गडकरी जी का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है बेसिकली, ठीक है, तो इसमें भी पीएसएल के अंतर्गत लोन मिलेगा। या फिर किसी को कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स बनाना है, उसके अंतर्गत भी पीएसएल के अंतर्गत वो गिना जाएगा। फार्म क्रेडिट हो गया, एग्रीकल्चर इंफ्रा हो गया, इंफ्रा में कितना दे सकते हैं, 100 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं, और कौन कौन सी वो देखा हमने, स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह। अभी एंसिलरी सर्विसेज, अगर कोई स्टार्टअप एग्रीकल्चर में कुछ इनोवेशन लाना चाहता है तो उसको अप टू 50 शेयर तक का लोन होगा, और वो लोन पीएसएल के अंतर्गत गिना जाएगा, एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंतर्गत। फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग वाला लोन भी आएगा अप टू 100 करोड़ तक का, ठीक है, जैसे कि भाई फ्रूट से जैम्स जेली बनानी हुई, ठीक है, तो ये बेसिकली फूड प्रोसेसिंग होगी, दूध से पनीर बनाना होगा, ये भी फूड प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है, ये एंसिलरी आएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूडिंग प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट, हमने देखा था भाई कि एक्सपोर्ट क्रेडिट एक अलग कैटेगरी है, लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर के लिए हो तो वो एग्रीकल्चर में गिना जाएगा। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अंडर आरआईडीएफ एंड अदर फंड्स विद नाबार्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल, हमें पता है भाई अगर शॉर्टफॉल हो गया तो पैसा कहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे जाता है मतलब वो एग्रीकल्चर का टारगेट ही पूरा कर रहा है बेसिकली एंसिलरी सर्विस के अंतर्गत। तो हमने देखा था ऊपर कि फार्म क्रेडिट फार्म के लिए, फार्मर के लिए ओपन होता है, तो फार्मर्स नॉर्मली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, ये क्या है हम थोड़ा देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसकी जमीन अगर अप टू 1 हेक्टर है उसको बोलेंगे मार्जिनल फार्मर, सीमांत शेतकरी, और जिसके पास 1 हेक्टर टू 2 हेक्टर के आसपास जमीन है उसको बोलेंगे स्मॉल फार्मर्स। जैसे भाई देखिए हमारे घर में नियर अबाउट 3 एकड़ खेती है, तो हम कहाँ पे आएंगे, स्मॉल फार्मर्स के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि 1 हेक्टर मतलब कितना होता है, 2.54 एकड़ के आसपास, तो हमारे पास तो 3 एकड़ है ना, तो इससे एक्सीड हो रहा है, तो हम स्मॉल फार्मर्स में आएंगे, ठीक है। लेकिन वो 3 में से 1.5 मेरे मम्मी के पास है, 1.5 मेरे पापा के पास है, तो ये इंडिविजुअली बेसिकली किस में आएंगे, ये स्मॉल फार्मर के मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि 1 हेक्टर मतलब कितना होता है, 2.54 एकड़। उसके साथ साथ जिनके पास लैंड है नहीं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, इनको भी लोन मिलेगा, और वो एसएमएफ के अंतर्गत आएंगे। टेनर फार्मर्स भी एसएमएफ के अंतर्गत। ओरल लीज, ओरल लीज मतलब क्या होता है, लीज के ऊपर फार्मिंग है, मतलब ऐसे ही बोला गया कि हाँ भाई मेरी फार्म लैंड है, तू खेती कर ले, ठीक है, उनको भी लोन मिलेगा। शेयर क्रॉपर्स को भी लोन मिलेगा,
whose शेयर होल्डिंग इज विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब फॉर द स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, मतलब 2 हेक्टेयर तक के आसपास होना चाहिए। एसएचजी जेएलजी को भी जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंगेज है उनको भी लोन मिलेगा, एसएमएफ के अंतर्गत आएंगे। लोन्स अप टू 2.5 लाख याद रखना, ठीक है। टू इंडिविजुअल्स सोली एंगेज इन अलाइड एक्टिविटीज विदाउट एनी अकम्पनिंग लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया, मतलब लैंड है तो है नहीं, लेकिन फिर भी 2.5 लाख का लोन यहाँ पे पीएसएल में गिना जाएगा। लोन्स टू एपीओज एंड फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज, भाई हम देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, स्मॉल एंड मार्जिनस पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपनी भी आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया है कि लैंड होल्डिंग शेयर ऑफ स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स शुड नॉट बी लेस देन 75%, ठीक है। मतलब ये कंपनी में भी स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स का शेयर होल्डिंग ज्यादा होना चाहिए, 75% या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी वो एसएमएफ के अंतर्गत गिने जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज भी एसएमएफ के अंतर्गत गिने जा सकते हैं, प्रोवाइडेड ये कंडीशन फुलफिल हो। तो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ ले कि क्या क्या कैटेगरीज आती है, कौन से लोन पीएसएल के अंतर्गत क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। देखिए नाबार्ड ग्रेड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एग्जाम के लिए भी है, जैसे आरआरबी पीओ के मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरआरबी पीओ को बेसिकली पीएसएल में ही डील करना होता है, तो उनको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर खत्म हो गया, अभी और 7 कैटेगरी बची है, ठीक है। तो दूसरी कैटेगरी एम फॉर एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो थोड़ा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, किसको माइक्रो बोलेंगे, किसको स्मॉल बोलेंगे, किसको मीडियम बोलेंगे। तो डेफिनेशन 2 पैरामीटर के बेसिस के ऊपर होती है। पहला पैरामीटर है इन्वेस्टमेंट, दूसरा पैरामीटर है टर्नओवर। लेकिन इन्वेस्टमेंट किसमें, इन प्लांट्स एंड मशीनरी, ठीक है, मतलब मशीनरी खरीदने में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, और ये इन्वेस्टमेंट होने के बाद कितना टर्नओवर उनका अचीव हो रहा है, कितना सेल्स अचीव हो रहा है, ठीक है। तो हम टर्नओवर से याद रखेंगे, याद रखना भाई इसको 10, 100, 500, ठीक है। क्या याद रखना है, 10, 100, 500। तो ये क्या होगा, टर्नओवर हो गया। और इसको डिवाइड करेंगे बाय कितना करेंगे, बाय 4 करेंगे। तो 10 को डिवाइड बाय 4 करेंगे कितना आएगा, 2.5। इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे कितना आएगा, 25। इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे कितना आएगा, 125, ठीक है। तो यही है, देखिए 125, 25 और 2.5, मतलब जिस एमएसएमई का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 2.5 सीआर हो, और इसके साथ साथ उसका टर्नओवर अप टू 10 सीआर के आसपास हो, तो वो माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाएगा। जिसकी इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ हो और उसने 100 करोड़ तक का सेल अचीव कर लिया, उसको बोलेंगे स्मॉल एंटरप्राइजेस। जिसने 500 करोड़ तक का सेल अचीव कर लिया, या फिर 500 करोड़ उसके ज्यादा सेल अचीव कर लिया, उसको बोलेंगे मीडियम एंटरप्राइजेस। और उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नियर अबाउट 1/4 हो जाए, ठीक है, 25% के आसपास। तो ये हो गए बेसिक डेफिनेशन। इसके साथ साथ क्या क्या लोन एमएसएमई लोन में ऐड हो जाएंगे, तो ऑल बैंक लोन्स टू एमएसएमई क्वालिफाइंग अंडर पीएसएल, ये सभी लोन एमएसएमई लोन में ऐड हो जाएंगे। लोन्स अप टू 50 सीआर किसको, स्टार्टअप्स को, किस स्टार्टअप के लिए, दैट कंफर्म्स टू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, मतलब एमएसएमई में कुछ कर रहा है तो वो भी एमएसएमई पीएसएल के अंतर्गत आएगा। कितने तक का लोन एलिजिबल है इसको, 50 करोड़ तक का। उसके पास फैक्टरिंग ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू एमएसएमई, ठीक है, इसके लिए अगर लोन चाहिए तो वो भी आएगा। फैक्टरिंग ट्रांजैक्शंस क्या होता है, ये बेसिकली बिल डिस्काउंट होता है। समझ लीजिए कि हमारे पास एक एक्स एमएसएमई है और वाई मशीनरी सप्लायर है, ठीक है। तो एक्स को क्या चाहिए, मशीन चाहिए, कहा किससे चाहिए, तो वाई से चाहिए। समझ लीजिए कि एक्स ने वाई से 100 लाख रुपए में मशीन खरीदी है, ठीक है। तो इसके पास ही मशीन यहाँ पे चली गई और ये इनवॉइस जनरेट करेगा, लेकिन एक्स के पास अभी पैसा है नहीं, ठीक है। तो ये वाई क्या करेगा, एक बैंक के पास जाएगा और वो बोलेगा देखिए भाई 100 लाख का पेमेंट इससे आने का बाकी है, तो आप इससे पेमेंट ले लेना, अभी मुझे थोड़ा कम मतलब 90 लाख के आसपास पेमेंट कर दो। तो ऊपर का 10 लाख का पेमेंट बैंक का हो जाएगा। इसको बोलते हैं फैक्टरिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू एमएसएमई इसके अंतर्गत भी आएगा। खादी यानी विलेज इंडस्ट्रीज को अगर कोई लोन दे रहा है तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस में गिना जाएगा, ठीक है। सो केवीआईसी कहाँ पे आएगा, माइक्रो एंटरप्राइजेस में गिना जाएगा। आर्टिशंस हो गया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोहार हो गए, सुतार हो गए, ठीक है, चमार हो गए, ये बेसिकली आर्टिशंस है। या फिर विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गए, अगर यहाँ पे आउटपुट के लिए लोन दिया जाएगा तो वो भी एमएसएमई के अंतर्गत आएगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट देखिए अलग अपनी कैटेगरी है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए तो वो भी एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत गिना जाएगा। उसके बाद लोन्स बाय बैंक्स टू एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और अदर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये कौन लोन दे रहा है, बैंक लोन दे रहा है। किसको दे रहा है, एनबीएफसी एमएफआईस को या फिर अदर एमएफआईस को, ताकि आप नीचे एमएसएमई में घुमाओ, तो इसको बोलेंगे ऑन लेंडिंग।
ठीक है, या फिर रीफाइनेंसिंग, तो ये भी एमएसएमई के अंतर्गत कैटेगराइज करेंगे। लोन्स टू रजिस्टर एनबीएफसीज फॉर ऑन लेंडिंग टू एमएसएमई, ठीक है, तो रजिस्टर एनबीएफसी को लोन दिया है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए सिडबी ने दिया है, ठीक है, ताकि एनबीएफसी एमएसएमई को लोन दे सके, तो वो भी पीएसएल के अंतर्गत गिना जाएगा। एक बात याद रखिए, ठीक है, ये पीएसएल के नॉर्म्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं हमने पढ़ा था, लेकिन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल होते नहीं है। सिडबी के ऊपर, नाबार्ड के ऊपर, एनएचबी के ऊपर ये नॉर्म्स अप्लाई होते नहीं है, ठीक है, याद रखिए। अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो अकाउंट होता है वो हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, मतलब आपके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं हो फिर भी आप 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट निकाल सकते हो। बेसिकली 5,000 रुपए तो कोई कंडीशन के बिना ही निकाल सकते हैं, 10,000 तक निकालना तो उसके लिए अलग कंडीशन है। ये हम कम पढ़ेंगे जब प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम्स पढ़ेंगे लेक्चर में, ठीक है, तब। तो ये जो ओवरड्राफ्ट है ये भी माना जाएगा कि हमने माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंतर्गत ही लोन दिया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट विद सिडबी एंड मुद्रा, ठीक है, इसके अंतर्गत जो कुछ आउटस्टैंडिंग है ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल, ठीक है, मतलब किसी बैंक ने पीएसएल में शॉर्टफॉल की है तो पैसा कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, आरआईडीएफ में कर सकते हैं, लेकिन वो तो एग्रीकल्चर में गिना जाएगा ना। अगर वो सिडबी के फंड में करते हैं या फिर मुद्रा के फंड में डिपॉजिट करते हैं तो वो एमएसएमई में गिना जाएगा इसकी कैटेगरी, ठीक है। तो ये हमने चीजें पढ़ ली 2 कैटेगरी के बारे में, एक है एग्रीकल्चर, दूसरी है एमएसएमई। तो इसी को थोड़ा रिवाइज कर लेते क्वेश्चंस सॉल्व करके। तो पहला क्वेश्चन, आरबीआई पीएसएल लेंडिंग टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन डायरेक्शंस विल कम इनटू इफेक्ट ऑन विच डेट, भाई वो आ गया है 1 अप्रैल 2025 से वो इफेक्ट आ गया है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इज एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस डायरेक्शन, मतलब पीएसएल डायरेक्शन किसके ऊपर लागू नहीं होते, आरआरबी के ऊपर लागू होते हैं, हाँ भाई 75% करना है उसको। स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर लागू होते हैं, हाँ भाई पहले 75 थे अभी 60 करना है। सैलरी अर्नर बैंक्स के ऊपर लागू नहीं होते, ठीक है, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव के होंगे लेकिन इनके ऊपर नहीं है। लोकल एरिया बैंक के ऊपर लागू होते हैं, हाँ होते हैं, तो आंसर इज सी, इसके ऊपर लागू नहीं होते। तीसरा, according to definition provided which of the following activity is not classified as an allied activity to agriculture, ठीक है, तो सेरिकल्चर आएगी, हाँ आएगी। बी कीपिंग आएगी, हाँ भाई ये अलाइड एक्टिविटी है। फूड प्रोसेसिंग, नहीं भाई फूड प्रोसेसिंग नहीं आएगी, इसको हमने एंसिलरी एक्टिविटी में डाला था, ठीक है। पोल्ट्री आएगी, हाँ भाई ये तो सेरिकल्चर मतलब रेशम वाला काम धंधा, बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी वाला काम धंधा, और पोल्ट्री मतलब चिकन वाला काम धंधा, ये सभी एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज है और ये एंसिलरी एक्टिविटी है, ठीक है। सो डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग, सेरिकल्चर एंड सिमिलर एक्टिविटीज, दे आर अलाइड एक्टिविटीज। द टर्म ऑन लेंडिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ पीएसएल रेफर्स टू, ऑन लेंडिंग मतलब क्या होता है, रीफाइनेंसिंग, ठीक है, मतलब यही लोन्स गिवन डायरेक्टली टू इंडियन फार्मर्स, नहीं ये तो डायरेक्ट फाइनेंसिंग होगी ना। लोन सैंक्शन बाय बैंक टू एलिजिबल इंटरमीडियरी फॉर ऑनवर्ड लेंडिंग, ठीक है, मतलब बैंक किसी को सैंक्शन कर रहा है कि तुम भाई एमएसएमई को लोन प्रोवाइड करो, तो इसको बोलेंगे ऑन लेंडिंग, ठीक है, तो ये आंसर आएगा बी। पांचवा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, टारगेट इज 40%, बराबर है भाई हमको पता है। फॉर आरआरबी टारगेट इज 75%, ये भी बराबर है हमको पता है। फॉर फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस टेंटार 40% टारगेट कैन बी मेड थ्रू एक्सपोर्ट क्रेडिट, नहीं भाई ये 32% का उनको टारगेट था, ठीक है, 40% है लेकिन उसमें से 32% एक्सपोर्ट तक का जाना चाहिए, बाकी 8% आप अपने मर्जी से, आपको इसके ऊपर फ्रीडम है। तो आंसर क्या आएगा, ये रॉन्ग है, ये सही है, ये सही है, 1 and 2 ओनली आर करेक्ट, ठीक है। ये देखिए 32%। What is a sub target for lending to micro enterprises for domestic commercial banks and small finance banks? भाई वो कोई भी हो, कुछ भी हो, माइक्रो के लिए सेम ही है, क्या था वो 7.5%, ठीक है, तो आंसर झट से मारिए 7.5% ऑफ एनबीसी। फॉर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक व्हाट इज द टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट, तो भाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए कितना था, पहले 75 था लेकिन अभी है 60% टारगेट, ओवरऑल बोल रहा है नहीं ये, इसलिए टोटल बोल रहा है, तो 60% टारगेट। आठवां, द फ्रेमवर्क फॉर एडजस्टिंग वेट्स इन पीएसएल अचीवमेंट इज डिजाइन टू एड्रेस, ये जो फ्रेमवर्क किया था बराबर है ना, कि रीजनल डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए किया था, टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटी इन द फ्लो ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल, मैंने बताया था आपको भी। एज पर इंसेंटिव फ्रेमवर्क for district what weight is assigned to incremental PSL credit,
इन डिस्ट्रिक्ट विद पर कैपिटा पीएसएल ऑफ लेस देन 9,000, मतलब जो जिले में पर कैपिटा पीएसएल, ठीक है, कितना है, लेस देन 9,000 है, तो उसको हम इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि भाई तुम जहाँ पे लोन नहीं वहां पे लोन दे रहे हो, तो ये ले तुम्हारा 125% वेटेज मार्क्स, मतलब 1.25 मार्क्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर है सी 125%। अगर नहीं कर रहा है तो कितना था उसका पीएसएल पर कैपिटा था 42K के ऊपर, और हमने देखा था अगर ये नहीं कर रहा है तो 90% वेटेज दे दो, उसको कम मार्क्स दो। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एडजस्टमेंट ऑफ द वेट्स इन द पीएसएल अचीवमेंट, ठीक है, तो वो हमने देखा था कौन सा है भाई, आरआरबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एलए बैंक और फॉरेन बैंक्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर फार्म क्रेडिट टू इंडिविजुअल फार्मर्स, ये कॉर्पोरेट है क्या, नहीं, इंडिविजुअल्स। तो पहला लोन्स फॉर परचेस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, बराबर है भाई, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए वो लोन ले सकते हैं, तो वो आएगा। लोन अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट अप टू 90 लाख, बराबर है, एनडब्ल्यूआर है और अब तो 90 लाख तक का लोन ले सकते हो। लोन्स टू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अप टू 10 करोड़, भाई ये बराबर है, लेकिन ये इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए नहीं, ये कहाँ पे आया था, हमने देखा था फार्म क्रेडिट कॉर्पोरेट फार्मिंग में। सो आंसर क्या आएगा, 1 एंड 2 ओनली, ये रॉन्ग है, ठीक है, सो ए। उसके बाद व्हाट इज एग्रीगेट लोन लिमिट फॉर कॉर्पोरेट फार्मर्स, एफपीओस एटसेट्रा फॉर एक्टिविटीज लाइक क्रॉप लोन्स एंड परचेस ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, तो हमने देखा था भैया 4 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है, क्रॉप लोन या फिर कोई मशीनरी, ट्रैक्टर होगा या फिर रांगर वकर चीजें, ये चीजें खरीदना है, थ्रेशर मशीन होगी या फिर एग्रीकल्चर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं यार, वो अगर खरीदना है तो 4 करोड़ तक का उसको लोन मिल सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम। A loan to farmer producer company that is undertaking farming with assured marketing of its produce at predetermined price is eligible for PSL classification up to what amount? तो भाई एफपीसी के लिए कितना लोन था, वो 10 करोड़ मिलेगा भाई, अप टू 10 करोड़, फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी के लिए अप टू 10 करोड़ लोन मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए लोन्स अप टू 10 करोड़ पर बोरोविंग एंटिटी टू एफपीओ एफपीसी अंडरटेकिंग फार्मिंग विद अश्योर्ड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। A key restriction mentioned specifically for a primary urban cooperative bank is that they are not permitted to lend to whom, to individual farmers नहीं दे सकते हैं, to micro enterprise दे सकते हैं, 7.5% वेटेज भी है, टारगेट भी है। हाँ भाई फार्मर्स के कोऑपरेटिव को दे नहीं सकते, मैंने बता दिया आपको, ये खुद कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव को लोन नहीं दे रही, नहीं दे सकती। वीकर सेक्शन को लोन दे सकती है, यस दे सकती है, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव के ऊपर पीएसएल एप्लीकेबल है, और वो खास करके वीकर सेक्शंस के लिए होता है, और उसके साथ साथ माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, फार्मर्स के लिए भी है, लेकिन कोऑपरेटिव फार्मर कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए वो करने के लिए। लोन्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप फॉर फार्मर्स, दे आर कैटेगराइज अंडर विच सब हेडिंग, ठीक है, तो भाई किसके अंदर आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये किसके लिए, एग्रीकल्चर पंप्स है, ठीक है। उसके बाद सोशल इंफ्रा में आएगा, नहीं आएगा, वहां पे तो भाई हेल्थ एजुकेशन वाली चीज आएगी। फार्म क्रेडिट इंडिविजुअल फार्मर्स में आएगा, हाँ ये भाई अपना जमीन पे लगा रहा है, ये अपनी जमीन पे, तो सी में आएगा। द टारगेट फॉर एडवांस टू वीकर सेक्शन इज हाईएस्ट फॉर विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स, तो भाई 15% हाईएस्ट था, और किसके लिए था, हमने देखा था वो, बोलिए, वो था रीजनल रूरल बैंक का, क्योंकि इनका ओवरऑल टारगेट इज 75% है, उसमें से 15% उनको वीकर सेक्शन के लिए देना था। सो आंसर इज आरआरबी। और बाकी के ऊपर कितना था वीकर सेक्शन के लिए, तो 12% के आसपास। द लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द वेट एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क एनेक्चर IAIB विल बी वैलिड अंटिल 26-27, ठीक है, ये वही जो हमने इंसेंटिव डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क पढ़ा था, वही बारे में बात कर रहे हैं। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टारगेट्स एंड सब टारगेट्स व्हाट इज अ बेंचमार्क यूज्ड, मैंने बोला था आपको 2 बेंचमार्क है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ANBC और दूसरा क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, इनमें से जो हायर होगा वो, ठीक है, लोअर नहीं है, हायर। सो सी आंसर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, अ नॉन कॉर्पोरेट फार्मर मतलब NCF मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल फार्मर इंक्लूडिंग स्मॉल मार्जिनल फार्मर बराबर है, प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ फार्मर्स बराबर है, SHG ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स ये भी बराबर है, तो ऑल 3 आर करेक्ट। उसके बाद पढ़ लेते हैं द ओवरआर्चिंग पर्पस ऑफ इशूइंग दिस डायरेक्शन,
is to ensure adequate credit flow to sectors that are obviously crucial for socio-economic development, focus on underserved segment वगैरह वगैरह। ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं एग्रीकल्चर और एमएसएमईज के बारे में। So what is the maximum aggregate sanction limit for a loan to single borrower under the agri infrastructure category? तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नियर अबाउट आप 100 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग, साइलोज बनाने के लिए। याद रखना भाई, एग्रीकल्चर इंफ्रा के लिए कितना दे सकते हैं? अप टू 100 करोड़। लोन्स टू द स्टार्टअप्स बोलना ही भाई 50 करोड़ याद रखना। ठीक है, so loans to startups engage in agriculture and allied services are eligible for classification under ancillary services up to what amount? तो भाई वो up to 50 करोड़ तक का लोन PSL लोन माना जाएगा। For purpose of classifying farmer as a small marginal farmer, what is the upper land holding limit for a small farmer? तो मैंने बोला था भाई 0, 1 और 2, तो अपर लिमिट 2 है। इसके बीच में 1 to 2 हेक्टर कौन आएगा? स्मॉल फार्मर आएगा। और 0 to 1 हेक्टर के बीच में कौन आएगा? तो मार्जिनल फार्मर्स आएगा। किसके बारे में पूछा है? स्मॉल फार्मर्स के। कौन सी लिमिट पूछी है? तो अपर लिमिट पूछी है। तो कितना आएगा भाई? 2 हेक्टर आएगा, बराबर है। तो यही मोर देन 1 हेक्टर अप टू 2 हेक्टर। Which of the following individual would be eligible for classification under SMF category even without any land holding criteria? मतलब लैंड है नहीं उनके पास, फिर भी SMF कैटेगरी में कौन आएंगे? अ फार्मर विद 0.5 हेक्टर्स ऑफ लैंड सीकिंग अ क्रॉप लोन, भाई उसके पास तो लैंड है ही नहीं भाई, तो लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया उसके अप्लीकेबल होगा। इंडिविजुअल सीकिंग 3 लाख लोन सोनली फॉर डेयरी फार्मिंग, ठीक है, ये आएगा भाई एग्जाम के लिए। इसके बाद लैंड है क्या? नहीं, लेकिन ये डेयरी कर रहा है ना भाई, मतलब गाय भैंसे पालेगा ही है, तो 3 लाख तक का लोन वो सीक कर सकता है। देखिए ये चीजें हमने ऊपर नहीं पढ़ी थी, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहिए कि जो हमने पढ़े हैं टॉपिक, लेकिन उसमें से नहीं पूछ रहा है, ठीक है, कुछ अलग पूछ रहा है, ऐसे आते हैं क्वेश्चंस। सो इसका क्या आंसर आएगा? इंडिविजुअल सीकिंग 3 लाख लोन ओनली फॉर डेयरी फार्मिंग। पढ़ लेते हैं कि लोन्स अप टू 2.5 lakhs टू इंडिविजुअल्स solely engaged in allied activities without any accompanying land holding criteria, they are eligible for SMF sub target. Dairy farming is allied activity, ठीक है, तो 2.5 लाख बोलिए या फिर 3 लाख के आसपास बोलिए, वो है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑन लैंडिंग फॉर एग्रीकल्चर। ऑन लैंडिंग मतलब क्या होना है? मैंने बताया कि बैंक ने एनबीएफसी को लोन दिया है कि ताकि आप एमएसएमई में पैसा घुमाए, इसको बोलेंगे ऑन लैंडिंग। So bank credit to NBFC MFIs for on lending is eligible for PSL classification. Yes. Bank credit to other NBFC for on loading for agriculture term lending is eligible up to 20 लाख रुपीस, ठीक है, ऐसे कुछ देखा नहीं हमने। उसके बाद the provision for on lending to NBFC under para are applicable to RRB। अरे RRB के ऊपर नहीं है यार, ठीक है, तो आंसर इज 1 only is correct। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज इट एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट दिस प्रोविजन दे आर नॉट एप्लीकेबल टू आरआरबी, यूसीबी, स्मॉल फाइनेंस एंड लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है, ऑन लैंडिंग वाले। द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई फॉर पीएसए क्लासिफिकेशन इज टू बी टेकन फ्रॉम कंपनीज एक्ट, नहीं, स्पेसिफिक मास्टर डायरेक्शन ऑन लैंडिंग टू एमएसएमई इशू बाय आरबीआई, बराबर, जिसका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर वाला क्राइटेरिया हमने देखा था। What is the maximum loan amount to startup? Startup बोले 50 करोड़ मारने का PSL में। That confirms to MSME definition for it to eligible under MSME category of PSL, तो 50 CR। The eligibility of with recourse factoring transaction for PSL classification under MSME is applicable to all banks including RRB, UCB। RRB, UCB के लिए नहीं है। Not applicable to any bank, ये भी wrong है भाई, अगर है ही नहीं तो फैक्टरिंग का सेंस ही नहीं बनेगा। एप्लीकेबल ओनली टू बैंक्स दैट कैरी आउट फैक्टरिंग डिपार्टमेंटली, ठीक है, जो फैक्टरिंग कैरी आउट करता है। फैक्टरिंग का मैंने मतलब आपको समझा जाए, बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम वाली जो चीज होती है वो, ठीक है, एग्जांपल जो दिया था मैंने। फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू एमएसएमईज दैट टेक प्लेस थ्रू द ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, सो दे आर एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर एमएसएमई कैटेगरी, ठीक है। तो फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन जो भी होगा वो भी पीएसएल के अंतर्गत ही माना जाएगा, इसीलिए बोल रहा है कि इट विल बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर एमएसएमई कैटेगरी, क्योंकि वो भी फाइनेंसिंग ही है। फाइनेंसिंग मतलब लोन देना ही हो गया है। ऑल लोन्स टू द यूनिट्स इन खादी विलेज इंडस्ट्री सेक्टर आर कैटेगराइज अंडर माइक्रो एंटरप्राइजेस, क्योंकि केवीआईसी बहुत छोटे स्केल के ऊपर होता है, तो ये माइक्रो के लिए आएगा, और माइक्रो मतलब एमएसएमई। ओवरड्राफ्ट्स प्रोवाइडेड अंडर पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर्स आर कैटेगराइज अंडर पीएसएल, ये भी माइक्रो,
मैंने बोला था कि पीएमजेडीवाई के अंतर्गत आप 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट निकाल सकते हो, 5,000 तक का निकालने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, लेकिन उसके ऊपर आपका देखा जाता है ट्रैक रिकॉर्ड हो गई, ठीक है, आपने पिछला वाला लोन या फिर पिछला ओवरड्राफ्ट बराबर टाइम पे चुकाया था नहीं था, बेसिकली वो क्रेडिट डिसिप्लिन देखते हैं। तो किसके अंतर्गत आएगा, ये भी माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बैंक लोन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ऑन लेंडिंग टू एमएसएमई सेक्टर आर नॉट एलिजिबल फॉर पीएसएल क्लासिफिकेशन। पहला, एनबीएफसी एमएफआई को अगर लोन देंगे बैंक तो क्लासिफिकेशन के लिए है यस। अदर एमएफआई को अगर लोन दे रहे हैं जैसे सोसाइटी हो गई, ट्रस्ट हो गई, ठीक है, उनको भी एप्लीकेबल है। और ऑल रजिस्टर्ड एनबीएफसी को भी अगर बैंक लोन दे तो वो भी है। सो ये इसी को बोलेंगे अपन रीफाइनेंसिंग या फिर ऑन लेंडिंग एक्टिविटी। डी क्या बोल रहा है, द प्रोविजन फॉर सच ऑन लेंडिंग आर नॉट एप्लीकेबल टू आरआरबी, एसएफबी एंड यूसीबी, ठीक है। What is the per borrower limit for bank loan to register NBFCs other than MFIs for on lending to micro small enterprises? तो 20 लाख तक का, ये याद रखना, ये ऊपर नहीं पढ़ा था हमने। तो per borrower limit for bank loan to register NBFC किसके लिए, for on lending to micro small enterprise is 20 lakh. The second last bullet point specifies that loans to registered NBFCs other than MFIs for on lending to micro and small enterprises up to 20 लाख पर borrower, ठीक है। उसके बाद है for farmer producer organization to be eligible for classification under SMF sub target, what is the minimum land holding share that must be held by SMF? तो भाई मिनिमम 75% चाहिए या फिर उसके ऊपर। 15, loans for food and agro processing are classified under which PSL category? तो किसके अंतर्गत आएगा भाई, तो एंसिलरी सर्विसेज के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फूड और फूड प्रोसेसिंग है भाई, ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग। और यहाँ तक कब तक का लोन दे सकते हैं भाई, 100 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एन एलिजिबल एक्टिविटी फॉर क्लासिफिकेशन अंडर एग्रीकल्चर एंसिलरी सर्विसेज? तो भाई ये तो क्रॉप लोन टू इंडिविजुअल फार्मर्स, ये तो फार्म क्रेडिट में आएगा। लोन्स टू फॉर परचेस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाय एसएमएफ, ये भी वहां पे आएगा एसएमएफ लोन में। और लोन्स टू एपीओ, ये तो कॉर्पोरेट फार्मिंग में आएगा। और ये बोल रहा है एंसिलरी सर्विसेज में क्या आएगा, तो ये आएगा आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स विद नाबार्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल। तो कौन सी कैटेगरी, एंसिलरी सर्विसेज में आएगा। प्रोविजन रिलेटेड विद रिकोर्स फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन फॉर पीएसएल आर नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? तो आरआरबी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक्सपोर्ट क्रेडिट टू विच सेक्टर इज एक्सप्लिसिटली मेंशन एज एलिजिबल फॉर पीएसएल अंडर एंसिलरी सर्विस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई सेक्टर? तो वो भाई दोनों तरफ आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आ सकता है और एमएसएमई सेक्टर में भी आ सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो कहीं पे भी होगा ना, एग्रीकल्चर में भी हो सकता है, एमएसएमई में भी हो सकता है। तो दोनों कैटेगरी अंदर से वो माना जाएगा। बैंक डिपॉजिट विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल आर एलिजिबल फॉर पीएसएल क्लासिफिकेशन? नाबार्ड, सिडबी, मुद्रा, तीनों के लिए भाई। और फाइनल है लोन टू स्टार्टअप कैन बी क्लासिफाइड अंडर पीएसएल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? दोनों, एग्रीकल्चर एज वेल एज एमएसएमई वाला भी, ठीक है। सो सी अंडर आइदर एग्रीकल्चर और एमएसएमई डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टअप बिजनेसेस, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में हम पढ़ लिए, उसके अंतर्गत दो कैटेगरीज एग्रीकल्चर और एमएसएमईज, ठीक है। इसके बारे में डिटेल उसके एमसीक्यूज हमने पढ़ लिया। अभी हम थोड़े नेक्स्ट कैटेगरीज पढ़ेंगे, कौन सी, तो एजुकेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, ये वाली चीजें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।